हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा यूनिट 4 क्लास 12th का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे आसपास जैसे कि आयरन हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या होते हैं कुछ एलिमेंट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं किसके अंदर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, अब जैसे रिंग हो गई, गोल्ड चेन हो गई, या फिर सिल्वर की कोई रिंग हो गई, या फिर कड़ा हो गया, बैंगल्स हो गई, तो ये क्या होते हैं ज्वेलरीज वगैरह के अंदर। अब आयरन की क्या होते हैं, रोड्स होती हैं। अब ये हमारे गेट होते हैं आयरन के, और बहुत सारे पिलर्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है, ये एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। अब यही एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे कि थेलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, एक्टीनियम हो गया, वो क्या होते हैं, वो एक्सीलेंट सोर्स होते हैं किस चीज़ का, न्यूक्लियर एनर्जी का। हमारे मॉडर्न टाइम के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी इन द सेंस कि जब हम एटॉमिक बम की फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ होता है, जैसे कि यूरेनियम हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म होती है, जिसे बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और भी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हमें क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम ये याद करेंगे कि जो हमारे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ पे होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, मतलब अब किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में यही तो पढ़ेंगे ना उसकी पोजीशन कहाँ पे है, फिर उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि क्यों हम डी ब्लॉक को डी ब्लॉक बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन को एफ ब्लॉक बोलते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर होगा, डी के अंदर होगा, एफ के अंदर, एस या पी के अंदर। ठीक है, अब ये चीज़ें जानने के बाद हम करेंगे उनकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ डिस्कशन। जैसे कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं हमारे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ज़्यादा वेरिएशन होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो हम पढ़ेंगे कि वो कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ को डिफ़र करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और यूज़ किसका, K2Cr2O7 और KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का। क्योंकि ये क्या होते हैं, इसके अंदर क्या है, K2Cr2 के अंदर Cr2 क्या है, हमारा ट्रांजिशन मेटल, और KMnO4 के अंदर क्या है, Mn हमारा ट्रांजिशन मेटल। अब जो ट्रांजिशन मेटल पढ़ रहे हैं तो उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर तो हमें रिवाइज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आएगा हमारा अंडरस्टैंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कैसे कैसे उसकी ट्रेंड्स होती हैं। जैसे ये लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है साइज़ इंक्रीज़ होने से। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। और लास्ट में आएगा हमारा प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, और एक कंपैरेटिव अकाउंट देंगे किसको, मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, दोनों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी वेरिएशन दिखाती हैं, क्या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, और कैसे उनका ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा आता है। ठीक है, और कुछ केमिकल बिहेवियर्स कि ये अलग अलग कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो जो डी ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक आता है, वो जो डी ब्लॉक है वो आएगा ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो प्रोग्रेसिवली क्या होंगे, फिल होंगे, जिसके अंदर ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड्स, मतलब पीरियड 4 लॉन्ग भरे जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होगा, 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप।
तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जो डी ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एलिमेंट कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक चलता है, ठीक है। तो हम ऑप्शंस के अंदर होगा 3 to 12 या फिर 4 to 15 या फिर नाइदर और बोथ, तो हम क्या करेंगे 3 to 12, ठीक है। अब जो एफ ब्लॉक है वो कंसिस्ट करता है एलिमेंट्स जिसके अंदर क्या होगा 4f और 5f ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। मतलब प्रोग्रेसिवली इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि लेंथेनाइड्स के अंदर 4f फिल होता है और एक्टिनाइड्स के अंदर 5f ऑर्बिटल फिल होता है, ठीक है। दे आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट पैनल एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। और जो हमारे लेंथेनाइड्स होते हैं उसे अलग से नीचे लिखा जाता है, ये नहीं कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ही उसे साथ में एडजस्ट कर ले, नहीं, उन्हें अलग से रखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज़ उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इस वजह से। The name transition metal and inner transition metal are often used to refer to elements of D and F block elements. अब आपको ये पूछे कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, तो वो कौन से होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और इनर ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा एफ ऑर्बिटल के अंदर ऑक्यूपाई होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, दे आर मेनली 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। मतलब हमारा ट्रांजिशन मेटल है उसके अंदर क्या होती हैं 4 सीरीज़ होती हैं। फर्स्ट इज 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक होगी, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है। 4D सीरीज़ के अंदर क्या होगा, येटेरियम से कैडमियम तक। 5D सीरीज़ क्या होंगी, क्योंकि ये लेंथेनाइड शुरू हो जाते हैं तो लेंथेनम एंड हॉफनियम टू Hg, ठीक है, मरकरी तक। और 6D सीरीज़ के अंदर क्या होता है एक्टिनियम और उसके एलिमेंट्स कहाँ से लेके Rf से लेके Cn तक। 2 सीरीज़ इनर ट्रांजिशन मेटल्स की 4f और 5f, इनको क्या बोलते हैं हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइड सीरीज़ के अंदर कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है, तो 4f फिल होता है। और ये कहाँ से कौन से एलिमेंट से कौन से एलिमेंट तक होती है, तो ये सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक होती है, ठीक है। लेंथेनम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। सेम उसी तरीके से जो एक्टिनाइड्स हैं वो थोरियम से लेके लोरेंशियम तक होते हैं। इसके अंदर एक्टिनियम Ac जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर F0 होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, Originally, the name transition metal was derived from the fact that their chemical properties were transitional between those of S and P elements. अब हम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशनल की, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी डी ब्लॉक की वो किसके बीच में लाई करती है, एस और पी ब्लॉक के बीच में। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जो जैसे ये 2 ब्लॉक होते हैं ये किसके होते हैं, ये क्या हो गए हमारे एस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब यहाँ पे क्या होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद क्या आ जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से अभी नहीं क्या बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है पी ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है एस, और ये बीच में क्या होते हैं डी ऑर्बिटल। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ना तो एस जैसी होती है ना पी जैसी, इन दोनों के बीच में लाई करती है, एस और पी के बीच में। इसी वजह से क्या बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC, मतलब हमारी IUPAC के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो ट्रांजिशन मेटल हैं उनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम, वो मेटल्स जिसके अंदर क्या होगा इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा, आइदर इन न्यूट्रल और इन देयर आयंस। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं तो हम क्या बताएंगे, वो मेटल्स जिसके अंदर जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीट होगा। मतलब जैसे इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब है जैसे D1 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया डी के अंदर, 2 हो गए, 3 हो गए, और मैक्सिमम डी के अंदर कितने आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ना तो 0 होना चाहिए और या ना फिर क्या होना चाहिए 10, ठीक है। तो वो क्या होंगे ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए, या तो न्यूट्रल स्टेट में या फिर उसके आयनिक स्टेट में। न्यूट्रल मतलब जैसे कि क्या हो गया स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का क्या होता है 3D1। अब हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 3D5, लेकिन जब हम Mn2 पॉजिटिव करेंगे तो S के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो Mn+2 हो जाएगा, ठीक है।
तो न्यूट्रल और आयनिक फॉर्म क्या होगी? आयनिक फॉर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके या तो एनायन बना ले, फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके अंदर क्या होगा, कैटायन फॉर्मेशन होगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार उनके अंदर पूछा जाता है आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स के अंदर, वो क्या है कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी वो ग्रुप 12 का है और वो डी ऑर्बिटल्स मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर और उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। इसी वजह से क्या होता है, रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, मतलब इन्हें नॉट रिगार्डेड, मतलब इन्हें ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि जिंक, कैडमियम और Hg मरकरी इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम बोलेंगे कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है D10 फुल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस ग्राउंड स्टेट और उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर भी, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड स्टेट के अंदर देखो जिंक के अंदर क्या होगा, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3D10 4s2, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड, लेकिन ट्रांजिशन मेटल बोलने के लिए अंदर क्या होना चाहिए था, डी इनकम्प्लीट फिल्ड होना चाहिए था, मतलब D0 और D10 ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे जिंक क्या होता है, Zn+2 के अंदर होता है, +2 के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4s2 मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, सिर्फ 3D10। अभी भी क्या होगा, इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डी ऑर्बिटल क्या है, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कम्प्लीटली फिल्ड है, इनकम्प्लीट नहीं है। इसी वजह से क्या होंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन मेटल नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ना तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल शो करते हैं और ना ही वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर शो करते हैं, ठीक है। हैंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो ज़रूर याद रखना, ठीक है। हाउएवर बीइंग द एंड members of 3D, 4D, 5D transition series respectively, their chemistry is studied along with chemistry of transition metal। और ये 3D, 4D और 5D ऑर्बिटल्स के अंदर आते हैं। जैसे जिंक किस में आता है, 3D के अंदर, कैडमियम 4D के अंदर, मरकरी 5D, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर जाता है। इसी वजह से हालांकि ये ट्रांजिशन मेटल तो नहीं है, लेकिन ये क्या आते हैं, ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर रखे जाते हैं। इसी वजह से क्या होगा, इनकी केमिस्ट्री को किन के साथ पढ़ा जाएगा, ट्रांजिशन मेटल्स की साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड D and F block F orbitals in their atom make transition element different from that of non transition elements। मतलब ट्रांजिशन मेटल और नॉन ट्रांजिशन मेटल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसका डिफरेंस ये होता है कि इनके अंदर क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के अंदर पार्शियली फिल्ड, मतलब जो कम्प्लीटली फिल्ड ना हो, पार्शियली मतलब D1 से लेके D9 तक इलेक्ट्रॉन हो, या F के अंदर क्या हो, F1 से लेके F13 तक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। क्योंकि D के अंदर कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, D मतलब कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। D0 भी नहीं होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पर इनकम्प्लीटली फिल्ड। उसी तरीके से हमारे F ऑर्बिटल के अंदर कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेनली मेजर कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब 14 आ गए तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो इसके अंदर भी क्या है, F1 से लेके F13 तक जो इलेक्ट्रॉन आएंगे F के अंदर, F ऑर्बिटल्स के अंदर, तभी हम बोलेंगे इनको क्या, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और इसी वजह से ये डिफरेंट होते हैं किससे, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड आर स्टडीड सेपरेटली। मतलब इसी वजह से क्या होगा, हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको और उनके कंपाउंड्स को अलग से पढ़ा जाता है, ये नहीं कि नॉन ट्रांजिशन के साथ पढ़ लेते हम। हाउएवर द यूजुअल थ्योरी ऑफ वैलेंस as applicable to
transition element can be applied successfully to transition elements also। मतलब हालांकि जो यूजुअल थ्योरी होती है वैलेंस की, वो एप्लीकेशन होती है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर भी। वेरियस प्रेशियस मेटल्स, बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, और कुछ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट मेटल होंगे जैसे कि आयरन, कॉपर, टाइटेनियम, वो क्या होते हैं ट्रांजिशन मेटल सीरीज से बिलोंग करते हैं। क्योंकि सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम, इनके क्या बनते हैं, हमारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, जैसे कि मतलब जो सजावट के लिए हम पहनते हैं अपने ऊपर, जैसे रिंग हो गया, चेन हो गया, या फिर क्या हो गया, पायल होगी जो पजेब जो डालते हैं पैर के अंदर, बैंगल्स हो गए और ईयरिंग्स होगी। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, प्रेशियस मेटल्स बोलते हैं। और जैसे आयरन, कॉपर, टाइटेनियम, ये क्या होते हैं, इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आयरन से क्या बनता है, हमारे गेट्स वगैरह, लोहे के अलग अलग वो बनते हैं ना उपकरण, और कॉपर से हमारे वायर्स बनते हैं। तो ये क्या होंगे, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट, और ये सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ के अंदर आते हैं। और इस यूनिट के अंदर हम पहले क्या डील करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका अकरेंस कि वो कैसे पाए जाते हैं हमारे नेचर के अंदर, और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन एलिमेंट की, कुछ स्पेशल एम्फेसिस के साथ ऑन द ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। मतलब हम डील करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वो कैसे अकर होती है हमारे नेचर के अंदर, और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो क्या बताएंगी, हमें ट्रेंड्स के बारे में बताएंगी, प्रॉपर्टीज़ कैसे 3D ट्रांजिशन मेटल के अंदर हम उनकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि ऊपर देखा था सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तो इनके क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। This will be followed by consideration of general aspect as electronic configuration, oxidation state, chemical reactivity of inner transition metal। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, पहले तो ट्रांजिशन मेटल के बारे में पढ़ा जाएगा, उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब उनकी पोजीशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि पहले क्या होते हैं, एल्कली मेटल, उसके बाद क्या होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद होते हैं डी ऑर्बिटल्स, और उसके बाद क्या होते हैं मतलब पी एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक होता है। अब जो डी ब्लॉक है वो ऑक्यूपाई करता है लार्ज मिडल सेक्शन पीरियोडिक टेबल का, फ्लैंक बिटवीन, मतलब किस किस के बीच में होता है ये, एक तो एस, ये जो हमारा एल्कली और एल्कलाइन है ये क्या है, एस ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे क्या है हमारा डी, और यहाँ पे क्या है पी। तो ये किस किस के बीच में है, ये है एस और पी के बीच में। ठीक है, तो लोकेशन का तो हमें पता चल गया है किस किस के बीच में होता है, एस और पी ब्लॉक के बीच में। अब जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 4 रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, मतलब इनकी एनर्जी एटम्स की अलग अलग होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, सबसे पहले होगा 3D, ठीक है, उसके बाद 4D, उसके बाद 5D और फिर 6D। ठीक है, हालांकि ये दोनों तो क्या होंगे इनर ट्रांजिशन, और ये क्या होंगे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट 3D, 4D। ठीक है, अब हम देखेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब हमें ये तो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होंगे, डी सब शेल के अंदर। अब जो ये वाली चीज़ है ना n-1, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1, डी के अंदर क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n-1, डी 1 to 10 और ns 1 या फिर 2, क्योंकि एस के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पी डी वेयर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 4d10 एंड 5s0। अब जो हमारा प्लेटिनम है उसकी क्या होती है, एक्सेप्शन होती है, मतलब एक्सेप्शन हर जगह है, जैसे कि इसके अंदर थी, हमारा क्रोमियम और कॉपर के अंदर भी था
ठीक है। उसी तरीके से क्या है, पीडी के अंदर भी एक्सेप्शन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10 5s0। यहाँ पे क्या देखा था हमने कि s के अंदर एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने, 5s0, मतलब s में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसी वजह से क्या है, पीडी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक्सेप्शनल। तो जितने भी एक्सेप्शन होंगे ना इस चैप्टर के अंदर, वो सारे एक अलग पेज पे नोट करते चलो, ताकि बाद में रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए। जो चीज़ें भूलने की है ना, वो बार बार देखोगे तो जल्दी रिवाइज होगा। अब आपका 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, चाहे वो नीट हो या फिर कोई केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, पीजीटी के अंदर आया हो या कहीं पे भी, तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर ऑर्बिटल्स की, वो क्या होती है, n-1 d1 to 10 ns12। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, स्कैंडियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d1 4s2। और हमने क्या देखा था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1। n-1 क्यों, क्योंकि n क्या है हमारा, ये जैसे 4s है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या यूज़ होगा, n-1, मतलब जहाँ यहाँ पे जो नंबर होगा उसका एक माइनस करके यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। अब D के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। अब NS के अंदर क्या होनी चाहिए, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर क्या है, 2। इसी वजह से हमारा स्कैंडियम क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो जो मेन पॉइंट है उसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जो आपको याद करने हैं, बाद में पता चल जाएगा कि एक तो ये याद करना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 से लेके 10 ns12, ठीक है। दूसरा जो हमारा पीडी है उसकी एक्सेप्शन होती क्या, 4d10 5s0 होगी, 2 चीज़ें याद। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो n-1 है वो क्यों n-1 कहा गया है, क्योंकि जो इनर d ऑर्बिटल्स हैं विच में हैव 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो यहाँ पे फॉर्मूला के बेसिस पे लिख रखा था ना, जैसे उसे यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया वर्ड के अंदर, ठीक है। तो n-1 क्या होगा, इनर d ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और बाहर क्या होगा, आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल जिसके अंदर मिनिमम 1 या फिर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। हाउएवर दिस जनरलाइजेशन हैज़ सेवरल एक्सेप्शन, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द n-1 d and ns orbitals. Furthermore, half and completely filled sets of orbitals are relatively more stable. मतलब इसमें 2 चीज़ें समझने की है। पहली तो ये कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है d ऑर्बिटल्स की, उसके अंदर एक्सेप्शन क्यों होते हैं। इसके अंदर एक्सेप्शन इसलिए होते हैं क्योंकि जो ये हमारा n-1 d ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल है, इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे d से s में चला गया, s का इलेक्ट्रॉन d में चला गया, ठीक है। फर्दर मोर, अब इसका नॉर्मल सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको क्या करना है, एक खड्डा पार करना है। अब एक तो गड्ढा है सिर्फ आधे फुट का, तो आप इजीली कूद के पार कर जाओगे। एक है खड्डा है आपका 4 फुट का, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम मतलब सोचना पड़ेगा कि कूद सकता हूँ या नहीं। उसी तरीके से इसमें है। अब n-1 d है, जैसे ये क्या है, n-1 d यहाँ पे है, ns यहाँ पे है। अब इनका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन्स आपस में नहीं उछल सकते थे, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते थे। अब क्या हो गया, इनका एनर्जी डिफरेंस क्या है, यहाँ पे n-1 d है और यहाँ पे s है, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से कूद के यहाँ चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक्सेप्शंस पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा, इनके अंदर जो हाफ फील्ड हो गया, जैसे कि हाफ फील्ड मतलब d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी या फिर d10 जो कम्प्लीटली फिल्ड है, उसकी होती है क्या, मोर स्टेबल होते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, अ कंसिक्वेंस ऑफ दिस फैक्टर इज रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम और कॉपर इन 3D सीरीज। और इसका पहला एक्सेप्शन क्या होगा, अब जो याद करने की चीज़ है वो क्या है
कि जो क्रोमियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d5 4s1। ठीक है, होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी ये 3d4 4s2, लेकिन है क्या 3d5 4s1, क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, d के अंदर। ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि 3d5 वो होता है जो 3d5 वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। इसी वजह से ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, एक s का इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, d के अंदर चला जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का क्या होना चाहिए था, कॉपर होना चाहिए था हमारा, कॉपर होना चाहिए था 3d9 और 4s2। ठीक है, अगर हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखें, लेकिन पाया क्या गया, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d10 4s1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर गया, d के अंदर, क्योंकि एनर्जी गैप कम है d और s के अंदर। ठीक है, अब d10 बन के इसे क्या फ़ायदा मिला, इसे ये फ़ायदा मिला कि क्योंकि ये क्या है कम्प्लीटली फिल्ड, और कम्प्लीटली फिल्ड क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्रोमियम क्या था, हाफ फील्ड, इसलिए स्टेबल था। कॉपर क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड, इसलिए स्टेबल है ये। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार पूछी जाती है। तो जो हमारा क्रोमियम होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5 4s1, और जो हमारा कॉपर होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d10 4s1। ठीक है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन। अब जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर ऑर्बिटल्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उसे अब हम देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट सीरीज़ के अंदर क्या है, जो 3D सीरीज़ हैं उसके एलिमेंट्स सिर्फ, जैसे कि स्कैंडियम हो गया, ठीक है, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो ये क्या होंगे हमारे फर्स्ट सीरीज़। तो 21 से शुरू होते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अब 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से याद करना, जैसे 21 है तो लास्ट में क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा, सैंडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 22 का 2 इलेक्ट्रॉन, फिर वेनेडियम 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 4 नहीं होगा, ये एक्सेप्शन था। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 3d5 4s1। ठीक है, तो d के अंदर कितने 5 इलेक्ट्रॉन, s के अंदर 1। एक यहाँ पे एक्सेप्शन है कॉपर के अंदर, कॉपर के अंदर क्या था, इसके अंदर था 3d10 4s1। ठीक है, बाकी सारे सेम उसी तरीके से चलेंगे। जैसे इसकी क्या है, स्कैंडियम की 21, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1d के अंदर, 2 होगा 4s के अंदर। अब 22, 2 s के अंदर होंगे और 2 क्या होंगे d के अंदर। फिर यहाँ पे भी सेम 2 3 1 5, क्योंकि एक्सेप्शन है, 2 5 2 6 2 7 2 8, यहाँ पे भी ये क्या है एक्सेप्शन। तो 30 के अंदर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर और 10 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे 3d के अंदर। तो अगर इसे बार बार रिवाइज करोगे ना, मतलब क्या है, सिंपल सा है बिल्कुल। s के अंदर हर जगह क्या होनी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, तो ये रिवाइज हो जाएगा। बस 2 एक्सेप्शन याद करने हैं, एक तो ये क्रोमियम और एक ये कॉपर, इनकी बाकी सारी फ्लुएंटली हैं। देखो ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4s के अंदर, मतलब 4s के अंदर तो 2 रखना ही है, सिर्फ कॉपर और क्रोमियम को छोड़ के बता रही हूँ मैं। ठीक है, हर जगह क्या आएगा 4s के अंदर 2। अब स्कैंडियम के अंदर कितना है लास्ट में 21, लास्ट में 1 है ना, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 2, 3 है तो 3d के अंदर क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3। मैग्नीज के अंदर 25 है तो लास्ट में क्या है 5, तो d के अंदर कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। आयरन के अंदर लास्ट में क्या है 6, 26 है ना, तो कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट के अंदर क्या है 7, तो 7d के अंदर होंगे। निकल के अंदर 8 होंगे लास्ट में, और जिंक के अंदर क्या होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट है सेकंड सीरीज़, वो तो थी 3D सीरीज़। अब ये क्या है 4D सीरीज़। 4D सीरीज़ क्यों,
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, 4d ऑर्बिटल के अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, 4d सीरीज़। और जो थर्ड सीरीज़ है वो क्या होगी, 5d सीरीज़ जो लैंथेनियम है, और 6d सीरीज़ जो क्या होती है, एक्टिनियम सीरीज़। अब जो 4d के अंदर भी सेम उसी तरीके से है। इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d1, मतलब उसके नीचे चलते जाएंगे ना, सेम टू सेम। देखो ये इसके नीचे चलते जाएंगे यूँ। तो इसके अंदर क्या था, 2 1, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे क्या होगा 4 1। ऐसा क्यों, क्योंकि NV की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4d4। इसका मतलब क्या है, ये एक्सेप्शन है। इसमें होना तो क्या चाहिए था, होना चाहिए था 4d3, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 3, लेकिन हो गया क्या 4। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सेप्शन। यहाँ पे भी क्या है, एक्सेप्शन। जहाँ पे भी S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, हमारे एक्सेप्शन। ठीक है, अब PD का भी देखा था हमने, तो ये चीज़ याद रखने की है, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। तो ये रटने की चीज़ें हैं, 1-2 बार देखोगे तो इजीली हो जाएगा। बस इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि AG की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ऑप्शन में दे देंगे आपको। ऑप्शन में क्या दे देंगे, 4d9 हो गया, 5s1 हो गया, या फिर 4d10 5s1। तो ये क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी पड़ेंगी। तो इसमें कुछ समझने का नहीं है, सीधा सा याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, 3d सीरीज़ किसकी, लैंथेनम की। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5d1 6s2। ठीक है, F के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसके। अब हॉफनियम हो गया, फिर TaWReOSIrPtAuHg। उसी तरीके से एक्टिनियम सीरीज़ होती है, 89 से लेके कहाँ तक होगी, 112 तक। और ये कहाँ से थी, 57 से 80। ठीक है, डी ब्लॉक। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी are represented by general formula n-1d10ns2। मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी के अंदर क्या था, 3d10 4s2 था ना, 3d10 4s2। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं हम, n-1d10ns2। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर और ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड। क्योंकि जिंक की और कैडमियम, मरकरी की मतलब जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो +2। अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो इसका मतलब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो उसके बाद भी क्या होगा, d ऑर्बिटल तो कम्प्लीटली फिल्ड रहा। इसी वजह से क्या होता है, ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं माने जाते हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना, ये पैराग्राफ याद करने का पूरा, इसका क्वेश्चन आता है बार बार। The d orbital of transition element protrude to the periphery of an atom more than the outer orbitals s and p. They are more influenced by the surrounding as well as affect the atom or molecules surrounding them. मतलब जो हमारे d orbitals होंगे ट्रांजिशन मेटल के, वो क्या होंगे, पेरिफ्री की तरफ होंगे किसी एटम के अंदर, मोर देन द अदर ऑर्बिटल्स। मतलब जैसे क्या होता है, पहले क्या होता है s ऑर्बिटल, फिर p होता है, फिर d होता है। अब जो बाहर की तरफ होगा वही तो दूसरे से अफेक्ट होगा ना, ये तो अंदर हैं, ये अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो d ऑर्बिटल है वो बाहर की तरफ होता है, इसी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, दूसरे ऑर्बिटल से ज़्यादा अफेक्ट होता है सराउंडिंग से। अब यहाँ पे दूसरा एटम आ गया तो वो टक्कर मारेगा तो किसको ज़्यादा अफेक्ट होगा, डी के ऊपर। इनके ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि अंदर की साइड है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट है, इन सम रिस्पेक्ट आयंस ऑफ DN कॉन्फ़िगरेशन N1 से लेके 9 तक हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़। मतलब कुछ रिस्पेक्ट के अंदर क्या होता है, जो आयंस हैं DN कॉन्फ़िगरेशन, DN का मतलब होता है D के अंदर 1 से लेके D9 तक।
ठीक है, उनकी क्या होती हैं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। With partially filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristics of properties such as display of variety of oxidation states। और जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, या फिर फॉर्मेशन क्या हो गया, कलर्ड आयंस का, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट और वो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो क्या होगा, इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ये कलर शो करते हैं। एंटरिंग इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा बहुत सारे लिगेंड्स के अंदर। और ये सारी प्रॉपर्टी किस वजह से शो कर पाते हैं, क्योंकि डी के अंदर क्या होगा, D1 से लेके D9 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D1 से D9 तक क्या होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब D क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड। इसी वजह से इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं अलग अलग लिगेंड्स के साथ। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड ऑल्सो एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। मतलब कैटलिस्ट की तरह, मतलब जो कैटलिस्ट वो होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसका ना तो साइज, शेप और कुछ अलग से चेंज होगा, बस वो क्या कर देगा, रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ कर देगा, कि रिएक्शन जो 1 घंटे के अंदर हो रही थी वो अब हमारी 20 मिनट के अंदर होने लग जाएगी। ठीक है, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन दिस यूनिट, और यही सारी चीज़ें डिटेल में हमने पढ़नी है किसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। There are greater similarities in the property of transition elements of horizontal row in contrast to non-transition elements। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं, मतलब सेम सा टाइप। सम ग्रुप सिमिलरिटीज़ ऑल्सो एग्जिस्ट, और वी शैल फर्स्ट स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देयर ट्रेंड इन हॉरिजॉन्टल रो, पार्टिकुलरली 3D रो, एंड देन कंसिडर सम ग्रुप सिमिलरिटीज़। मतलब पहले हम क्या पढ़ेंगे, 3D रो के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मतलब 3D1 से लेके 3D10 के एलिमेंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल रो है ना, ये इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम सिमिलरिटीज़। अब जो क्वेश्चन बार बार मैं कह रही थी कि आपको रिवाइज करना है, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये रहा वो क्वेश्चन। ऑन द ग्राउंड कैन यू से स्कैंडियम इज़ ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट। अब ये एक्सप्लेन करो कि स्कैंडियम जो होता है वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जो जिंक है हमारा, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते, ऐसा क्यों। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D1 4s2, तो इसके अंदर क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है, तो इसी वजह से क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा। अब जिंक के अंदर क्या होता है, 3D10 4s2। अब जिंक के अंदर क्या होता है, ना तो उसकी 4s2, तो जिंक के अंदर क्या होता है, ना तो उसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है d ऑर्बिटल, ना ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, आयनिक स्टेट के अंदर। आयनिक स्टेट के अंदर क्या होगा, जिंक Zn2+ के अंदर +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3D10। अब भी d ऑर्बिटल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड, इसी वजह से क्या होता है हमारा जिंक, वो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे रिवाइज करना। नेक्स्ट, सिल्वर एटम हैज़, मतलब जो हमारा सिल्वर एटम होता है वो क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होते हैं 4D10 उसके ग्राउंड स्टेट के अंदर। हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब सिल्वर क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है 4D10 ग्राउंड स्टेट के अंदर, लेकिन उसे फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जिंक को नहीं बोलते, ऐसा क्यों। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सिल्वर कहाँ गया, ये रहा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4D10, ठीक है, 5s1। अब इसकी आयनिक स्टेट क्या होती है, Ag+2। Ag+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मान लिया,
तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, एक तो S से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक D से। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, बाहर वाली ऑर्बिटल से निकालते हैं, S से निकालेंगे, उसके बाद D से निकलेगा, ठीक है। तो +2 के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4D 9 और 5S 0। अब 9 क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है हमारा D ऑर्बिटल। इस वजह से क्या होता है, Ag को क्या करते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, लॉजिक है हर चीज़ का, ये नहीं है कि बस रट्टाफिकेशन नहीं है, सिंपल एक बार समझ में आ गया तो आ गया, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर बेशक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D10 5S1 हो, लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसको आयनिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag+2, और Ag+2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4D9। इस वजह से ये D ऑर्बिटल क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड, और यही कंडीशन होती है किसी भी एलिमेंट की कि वो ट्रांजिशन मेटल कहलाया जाए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। We will discuss the property of element of first transition series only in following section। मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ को हम इस सेक्शन के अंदर डील करेंगे। अब हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली, ये भी देख लिया कि किसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलेंगे, किसी को नहीं। अब क्या करेंगे, हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट टिपिकली मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये क्या होता है, मेटल्स होते हैं तो ये मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर मतलब जो ज़्यादा खिंचाव वो कर सके, डक्टिलिटी होगी, मेलिएबिलिटी होगी, मतलब कन्वर्टिंग इनटू शीट्स, और क्या होता है दूसरा, वो क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल्स, ठीक है। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लक्सचर। मेटालिक लक्सचर का मतलब होता है कि वो क्या होते हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाई थर्मल मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन, ताकि वो गर्म हो जाए। जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, उसकी किसी चीज़ को आप धूप के अंदर रख दो तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो क्या है, वो हाई थर्मल प्रॉपर्टी शो करेंगी। विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी and manganese, they have one or more typical metallic structure at normal temperature। मतलब इनके अंदर एक्सेप्शन क्या है, जिंक का, कैडमियम का, मरकरी का और मैंगनीज का। इनके अंदर क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर। अब जो ये हमारे FCC, BCC, HCP हैं, ये क्या है, सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर जो आपका हटा दिया गया है। पहले ये चैप्टर आता था आपके उसके अंदर, तो उसमें क्या थी, HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, BCC मतलब बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग, FCC मतलब फेस सेंटर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो अगर वो हटा दिया गया है तो शायद इससे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि स्कैंडियम के अंदर क्या होगा, HCP होगा, BCC होगा, टिटेनियम के अंदर HCP, BCC, तो ये क्या होंगे, सब के अंदर ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगी। अब इन्होंने बोला था कि जो हमारा एक्सेप्शन कौन कर रहा था, MN के अंदर BCC और CCP है, अब जिंक के अंदर भी और कैडमियम के अंदर भी, ठीक है। तो ये ऐसे देखना है आपको, मतलब याद करने का कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आएगा मेल्टिंग पॉइंट का, कि कैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी करता है ट्रांजिशन मेटल्स का। तो जो ट्रांजिशन मेटल है, एक्सेप्शन क्या थे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, बार बार ये एक्सेप्शन लिखा गया है, तो आई होप अब तक याद हो गया होगा कि जो ट्रांजिशन मेटल हैं, इसको 3D10 वाले को छोड़ के वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। लो वोलेटिलिटी होती है, मतलब वोलेटाइल कम होते हैं। वोलेटाइल वो होते हैं जैसे कि नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, वो जो सीधा सॉलिड से किसमें, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये वोलेटाइल नहीं होते ज़्यादा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इनके अंदर। डिपिक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंगिंग टू 3D, 4D, 5D सीरीज़।
और 4.1 के अंदर क्या दे रखा है, ये 3D 4D और 5D सीरीज़ के क्या दे रखे हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड दे रखे हैं। To involvement of greater number of electron from n-1d in addition to the ns electron in interatomic metallic bondings। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग्स के बेसिस पे क्या कह रखा है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे n-1d के अंदर और ns के अंदर, उतना ही क्या होगा, इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्ड होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब जैसे किसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके क्या होगा, कम। अब यहाँ पे क्या होंगे, 4-5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 5 इसके पास है, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, हैंड शेक करेंगे पाँचों के पाँचों, तो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, इनको अलग करना, दूर करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखो, एक तो आप अकेले हो, आपको खींचना क्या है, आसान है, कोई आपको खींच लेगा पकड़ के हाथ, ठीक है। अगर 2 जने हाथ पकड़ के खड़े हैं और उसे एक जना खींच रहा है तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो, ज़्यादा इंसान हो, जैसे 5 लोग हैं, चेन में खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और एक उसे खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई है नंबर के साथ। उसी तरीके से जो जहाँ पे भी डी इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे जैसे D1 हो गया, ठीक है, D1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, इसकी बॉन्डिंग कम होगी, इससे ज़्यादा किसकी होगी, D2 की, उससे ज़्यादा क्या होगी, D3 की, क्योंकि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जाएंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट था। अब नेक्स्ट, in any row the melting point of these metal rise to a maximum of d5 except for anomalous value of Mn and Tc and fall regularly as atomic number increases। मतलब इंक्रीज़ कहाँ तक करेंगी, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मैक्सिमम होते जाएंगे। लेकिन इसके अंदर देखो, इलेक्ट्रॉन्स बेशक मैक्सिमम होते जा रहे हैं, लेकिन क्या है, मैग्नीज की सबसे कम है, यहाँ पे 4D के अंदर Tc की, टेक्टिनियम की कम है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेप्शन है, और जो बाकी के हैं वहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जैसे टाइटेनियम से वैनेडियम से क्रोमियम इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे। फिर मैग्नीशियम की कम होगी, फिर आयरन से इंक्रीज़ होगी, फिर आयरन कोबाल्ट और PDNi की क्या होगी, सेम, और फिर से डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, These have high enthalpy of atomization which are shown in 4.2। अब जो आगे 4.2 है उसके अंदर क्या दे रखा है, हाई enthalpy of atomization। ठीक है, The middle of each series indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction। मतलब कि जो ये क्या बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम है मिडल के अंदर हर सीरीज़ के, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसी की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ याद करने की है कि जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके अंदर, डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। मतलब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेटल का, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मेटल विद वेरी हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शन। मतलब जिनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी वो क्या होंगे, उनकी बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि वो एंथैल्पी, वो एनर्जी देना जो क्या करे, एटम को उसके आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अनदर जनरलाइजेशन दैट मे बी ड्रॉ इन 4.2 इज़ दैट, मतलब ये जो नीचे 4.2 है इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि जो मेटल होंगे सेकंड और थर्ड सीरीज़ के, उनके एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किससे, फर्स्ट से।
मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी 5D, फिर किसकी होगी 4D, उसके बाद किसकी होगी 3D सीरीज़ की। ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अकॉर्डेंट फॉर occurrence ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटेलिक बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ हैवी ट्रांजिशन मेटल। और क्योंकि एटम्स के बीच का क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हाई हो रही है, इसी वजह से क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग हाई, हैवी ट्रांजिशन मेटल की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हमारा एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है स्कैंडियम से जिंक तक। और ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब एटम्स को आयंस के अंदर कन्वर्ट करने की जो एनर्जी हम देंगे वो क्या हो रही है 3D की कम है, फिर उसके बाद क्या होगी 4D की, उसके बाद क्या होगी 5D की। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब हम देखेंगे किसका एटॉमिक और आयनिक साइज का वेरिएशन किसके अंदर, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। इन जनरल आयंस ऑफ सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियाई विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब जनरली हम क्या देखते हैं कि जो आयन है सेम चार्ज के गिवन सीरीज़ के अंदर वो क्या करेंगे, रेडियस उनका कम होता जाएगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ के साथ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो नए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो d ऑर्बिटल के अंदर ही आ रहे हैं, तो जो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा यूनिटी से। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम है उसके अंदर क्या होगा 3D1, ठीक है, फिर टिटेनियम होगा उसके अंदर क्या होगा 3D2, फिर क्रोमियम होगा उसके अंदर क्या होगा 3D4, ठीक है, मैग्नीज होगा उसके अंदर क्या होगा 3D5, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा होने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, D1, फिर D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 5 आ गए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो D के अंदर ही आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वो बाहर किसी नए ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं। तो अगर उसी के अंदर आ रहे हैं तो साइज़ क्या होगा, फिक्स रह जाएगा, लेकिन जो चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हो गया और चार्ज हो गया, फिर 4 आ गई और चार्ज हो गया, 3D5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा एक एक नंबर से। ठीक है, इट मे बी रिकॉल्ड दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज़ नॉट दैट अफेक्टिव। मतलब हम क्या रिकॉल कर सकते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है डी इलेक्ट्रॉन्स का वो इतना इफेक्टिव नहीं है। हैंस नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज। और इसी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसके बीच में, न्यूक्लियर चार्ज के बीच में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, अंदर का ओ न्यूक्लियस था हमारा, ठीक है, फिर S हो गया, फिर P हो गया, फिर D हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करें, यहाँ पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है बार बार। जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए। इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और आयनिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज़। क्योंकि देखो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये क्या है, इनर मोस्ट न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो ये क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। इसी वजह से जो इसका आयनिक रेडियाई क्या होगा वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सिकुड़ के अंदर की तरफ चलते जाएंगे, तो इसी वजह से इसका आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, द सेम ट्रेंड इज़ ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ गिवन सीरीज़। और सेम वेरिएशन होगा किसका, एटॉमिक रेडियाई का गिवन स्पीशीज़ के अंदर। हाउएवर जो वेरिएशन है विद इन सीरीज़ इज़ क्वाइट स्मॉल। मतलब सीरीज़ के अंदर वेरिएशन क्या होगा, स्मॉल होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट एमर्जेस
मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब एटॉमिक साइज़ है एक सीरीज़ का, कंपेयर किया जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन अदर सीरीज़ से, तो जो कर्व है 4.3 फिगर के अंदर, उसके अंदर क्या शो होगा, इंक्रीज़ होगा 3D से 4D, 4D से 5D, पर जो रेडियाई होगा थर्ड सीरीज़ 4D 5D सीरीज़ का, वो वर्चुअली क्या होगा, सेम होगा। किससे, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑफ 4D सीरीज़ से। इसका मतलब ये है कि 3D से जब 4D जाएंगे तो 4D का क्या होगा, साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन 5D का क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब इन दोनों के अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट, दिस फिनोमेना इज एसोसिएटेड विद इंटरवेशन ऑफ 5f orbitals which must be filled before 5D series of element begin। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो 5D ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, 5D 4D 4f के ऑर्बिटल हैं वो क्या होते हैं, जल्दी फिल हो जाते हैं 5D सीरीज से, ठीक है। फिलिंग ऑफ 5f मतलब क्या कर रहे हैं, हम फिल कर रहे हैं किसको, एक सेकंड, ये कहाँ गया, फिलिंग ऑफ, ये इससे यूं पढ़ाने का नहीं, यही दुख होता है, स्क्रॉल हो जाता है ये बार बार। एनीवेज कोई नहीं, थोड़ा सा तो चलता है भाई, स्किप कर देना इसे, और सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। तो हाँ, यहाँ पे थे हम कि फिलिंग ऑफ 5f 4f, मतलब क्या है, ये 4f की फिलिंग पहले होगी किससे, 5D ऑर्बिटल से। इसकी वजह से क्या होगा, रेगुलर डिक्रीज होगा एटॉमिक रेडियाई के अंदर, और उसी को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आपसे पूछे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि 4f ऑर्बिटल का फिल होना पहले किससे, 5D ऑर्बिटल से, जिसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसी को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी वजह से क्या होगा कि जो 4D है और उसका 5D है, इनके क्या होंगे, साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे 4D और 5D सीरीज़ के, ठीक है। तो ये चीज़ रिवाइज करना है बार बार, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। The net result of lengthenide contraction is that second and third D series exhibit similar radii। ये मैंने आपको बताया था कि जो 4D और 5D है उनका रेडियाई क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिरकोनियम और होफनियम, इनका क्या हो जाएगा, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, मच मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप का मतलब है कि जिरकोनियम क्या है 4D के अंदर, होफनियम क्या है 5D के अंदर, ठीक है। इनका क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, साइज़ होना तो चाहिए था क्या, 3D, उसके बाद 4D, उसके बाद क्या होगा 5D, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ क्या है, 3D 4D तो ज़्यादा है 3D से, लेकिन जो 5D और 3D 4D और 5D के एलिमेंट्स हैं वो, उनका साइज़ क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो याद करने का क्या है, ये चीज़ रिवाइज कर लेना, ठीक है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवट सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज एंड इज एट्रीब्यूटेड टू सिमिलर कॉज। मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है, सिमिलर टू दैट ऑफ ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन इज एट्रीब्यूटेड टू सिमिलर कॉज, की जो इम्परफेक्ट शील्डिंग है इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन से सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। हावेवर जो शील्डिंग होगी एक 4f इलेक्ट्रॉन की दूसरे से, वो क्या होगी, कम होगी, किससे, जब इलेक्ट्रॉन 1D इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। मतलब शील्डिंग किसकी कम होगी कि इलेक्ट्रॉन क्या है 4f के अंदर
4f के अंदर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी आपस में क्या होगी, कम शील्डिंग होगी। ठीक है, किससे, अगर 4d के अंदर मान ले 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी आपस में शील्डिंग ज़्यादा होगी, किससे, इनसे। ठीक है, तो ये चीज़ है। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज अलोंग द सीरीज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है अलोंग द सीरीज, न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ एंटायर 4n ऑर्बिटल, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो साइज, मतलब हमारे 4n Fn ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा, किसका, साइज का। जो डिक्रीज है मेटेलिक रेडियाई का, कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास, रिजल्ट इन जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब जैसे जैसे मेटेलिक रेडियाई क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। अब जो एटॉमिक मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेंसिटी में बी इन टेबल 4.2, मतलब 4.2 टेबल के अंदर दिखा रखा था। अब 4.3 के अंदर क्या दिखा रखा है, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, कि 3D का कम एटॉमिक रेडियाई है, ये 3D है, फिर 4D और 5f, 4D और 5f का क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, इन दोनों का, और 3D का क्या है, कम है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, मतलब ये टेबल आपको रिवाइज करना है नेक्स्ट चैप्टर के मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहीं से शुरू करेंगे आगे का, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है तो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, थैंक यू।